इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग कर्व, प्लेटियस एंड ट्रांसफर, अधिगम वक्र, पठार और स्थानांतर पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो वक्र मतलब आप समझते ही हैं, एक ढांचा जिसको कहते हैं जो वक्र जैसा हो। और पठार मतलब जानते हैं कोई भी चीज़, पठार एक प्रकार का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उसको भी पठार बोलते हैं। और हम लोग पढ़ने के व्यू से दूसरे पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अधिगम का स्थानांतर, किस प्रकार हम अधिगम का जो अधिगम हम किए उसका स्थानांतर करें, मतलब एक जगह से दूसरे जगह दूसरे में हम कैसे दें। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि अधिगम स्थानांतर क्या है। तो देखिए, अधिगम स्थानांतर मतलब होता है पूर्व में जो भी आप सीख लिए हैं वह किसी अन्य परिस्थिति में आप उसका संचालन कर दिए, तो वही को क्या हो गया, अधिगम स्थानांतर। ठीक है, किसी को आप अपने पूर्व में जो ज्ञान है वो कहीं पे भी जाकर दूसरे को दिए, वही हो गया अधिगम का स्थानांतर। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, तो धनात्मक स्थानांतर और दूसरा ऋणात्मक स्थानांतर। ठीक है, तो देखिए पहले धनात्मक स्थानांतर क्या होता है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब पूर्व में सीखी गई ज्ञान या अनुभव नवीन परिस्थितियों में सहायक बनता है, मतलब कि जब हम पूर्व में कुछ भी सीखे हैं और वह एक नई जगह पर हमें सहायक प्रदान करता है, अनुभव नवीन परिस्थिति में सहायक बनता है, तो वह क्या होगा, धनात्मक स्थानांतर, मतलब वह पॉजिटिव हमारा हो गया स्थानांतर लर्निंग का। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत सीखने में सहायक होता है। सही बात है कि जिस प्रकार संस्कृत का व्याकरण होता है, लगभग तो नहीं 90% कह सकते हैं कि संस्कृत में भी वैसे ही होता है, जो कि हमें संस्कृत सीखने में सहायक देता है, सहायक प्रदान करता है। ठीक है, अब ऋणात्मक जानते हैं कि जो हम पूर्व में कुछ सीखे हैं उसका नवीन परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कि वह जो भी सीखे हैं हम वहाँ पे नवीन स्थिति में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो यह हो गया ऋणात्मक स्थानांतर जो बाधा डाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अधिगम स्थानांतर के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतर के सिद्धांत क्या है, तो 3 सिद्धांत है। पहले समान अवयव का सिद्धांत जो कि फंडाइक दिए थे, और सामान्यकरण का सिद्धांत जो कि CH जूर दिए थे, और आरोपण का सिद्धांत जो कि गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। ठीक है, आप जानते हैं हम लोग कि अधिगम वक्र लर्निंग कर्व क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखिए अधिगम की प्रगति व अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा जो रेखा रहे, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम रहे और एक नई परिस्थिति रहे, अगर दोनों समान चलता है या इसको दर्शाते हैं जिस माध्यम से, वही होगा अधिगम वक्र। ठीक है, आगे है, यह वक्र सीखने की मात्रा व अभ्यास या प्रयास के मध्य एक खास संबंध को दर्शाता है। हम सीख लिए, लेकिन इसको हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो यह हमें अच्छी तरह से उसमें बंधन नहीं बांध पाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। सीखने का जो वक्र होता है सीखने की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, अब अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, अधिगम वक्र समान निष्पादन वक्र, दूसरा वर्धमान निष्पादन वक्र, तीसरा ह्रास निष्पादन वक्र, और चौथा मिश्रित आकार का वक्र। जिस वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समय के अनुरूप हो, मतलब कि जितना समय में हम सीख रहे हैं वह सीखने की मात्रा और समय, जैसे कि 5 मिनट हुआ तो 5 शब्द सीखे, तो यह हो गया समान निष्पादन का वक्र। ठीक है, आगे जाते हैं, वर्धमान निष्पादन का वक्र। प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, फिर बाद में समय व प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे कि ये देखिए, ये वक्र रेखा है, शुरू में क्या हुआ कि धीमी गति थी, और बाद में एकाएक क्या हुआ, प्रयास करने से एकदम ऊपर चला गया, सीखने की दर बढ़ गई समय के अनुसार, तो यह हो गया वर्धमान निष्पादन। आप जानते हैं कि ह्रास निष्पादन वक्र क्या है, तो प्रारंभ के प्रभाव में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद में प्रयास के बावजूद भी सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे ये वक्र है, शुरू में तो तेजी से सीखा, लेकिन कुछ देर बाद वह सीखने की गति रुक गई, तो यह हो गया ह्रास निष्पादन वक्र। ठीक है, चौथा देखते हैं, मिश्रित आकार का वक्र। इसे ऐसा आकार का वक्र भी कहते हैं। समय के साथ
सीखने की गति बढ़ता है या घटता है। जैसे ये वक्र है तो शुरू में धीरे धीरे था, एकाएक बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जानते हैं कि अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला, उत्तेजना जो है अधिगम वक्र को प्रभावित करता है। क्या, क्यों उत्तेजना है? अधिगम वक्र समय के अनुसार नहीं ज़्यादा हो गया। प्रोत्साहन भी इसको प्रभावित करता है। अनुकूल वातावरण भी रहना चाहिए ताकि अच्छा रहे। इच्छा शक्ति, अगर मन नहीं है उसको पढ़ने का तो आप किसी भी तरह से आप पढ़ा नहीं सकते हैं। और थकान भी इसको प्रभावित करता है। थकान, अगर पढ़ रहे हैं पहले ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन थक गए तो थोड़ा धीरे हो गया, तो यही हो गया थकान। अभ्यास भी है, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए आप जानते हैं अधिगम पठार के बारे में। अधिगम पठार के बारे में हम लोग जानते हैं। जब सीखने के कई प्रयासों के बावजूद भी सीखने की प्रगति में वृद्धि न हो, हम जो भी सीख रहे हैं वह समय के अनुसार वृद्धि नहीं हो रहा है, बार बार सीख रहे हैं, तो यही क्या हो जाता है? पठार बन जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सीखने की क्रिया या वक्र में कुछ भाग ऐसा होता है जहां सीखने की गति बिल्कुल कम ही हो जाती है, अर्थात उन्नति को प्रदर्शित करती है। ऐसी दशा में अधिगम पठार बन जाता है। मतलब सीखते रहिए, कुछ होने वाला है नहीं, उन्नति नहीं कर पाता है, इसीलिए यह क्या हो गया? अधिगम पठार का रूप धारण कर लेता है। इसका उपाय क्या है? तो उपाय, ध्यान एकाग्रता होना चाहिए ताकि अधिगम पठार ना हो। उत्साह वृद्धि होना चाहिए ताकि वह अच्छे से आप पढ़े। वातावरण भी वैसा होना चाहिए, थकान भी नहीं होना चाहिए। थकान रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।